हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, भी हम इसको कह सकते हैं। कौन कौन सी तरीके की हमारी लाइन सिस्टम में होती हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो एक जो हमारी होती है वो होती है डिस्टॉर्शन लेस लाइन, दूसरी हमारे पास होती है लॉसलेस लाइन, तीसरी हमारे पास होती है इनफाइनाइट लाइन और फ्लैट लाइन। तो एक एक करके हम तीनों लाइन आज देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्ज इम्पीडेंस, वेवलेंथ एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है। ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है डिस्टॉर्शन लेस लाइन। डिस्टॉर्शन लेस लाइन हमारी क्या होती है, पहले आपको मैं इसका सर्किट समझा देता हूं। ये जो हमारे सीरीज में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं सीरीज ब्रांच। और ये जी हमारा डिनोट करता है किसको, कंडक्टेंस को, जो कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लीकेज करंट। हमारे सिस्टम में लीकेज करंट की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, कंडक्टेंस देखने को मिलता है। कंडक्टेंस और कैपेसिटर मिलकर क्या बनाते हैं, शंट ब्रांच बनाते हैं। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं, सीरीज ब्रांच। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है सीरीज ब्रांच का, अगर वो इक्वल होता है किसके, शंट ब्रांच के, क्या चीज, टाइम कांस्टेंट, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन लेस लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखी भी हुई है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट ब्रांच इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज ब्रांच इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टॉर्शन लेस लाइन। हमारी जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन होगी उसमें सीरीज ब्रांच का जो टाइम कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, शंट ब्रांच के टाइम कांस्टेंट के। अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, L बाई आर इज इक्वल्स टू सी बाई जी हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग यहाँ ने क्या किया, हमने इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आया, एल जी इज इक्वल्स टू आर सी। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको दिया होगा या फिर आपको दिया होगा कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए कौन सी कंडीशन हमारी होनी चाहिए। तो उसमें आपको एग्जांपल 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसके बीच में एक ऑप्शन ये भी दे रखा होगा, एल जी इज इक्वल्स टू आर सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टॉर्शन लेस लाइन। उसी के साथ साथ एनी ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन लेस। हमारी कोई भी लाइन डिस्टॉर्शन लेस लाइन कब होगी, if the amplitude of the travel wave is same as that both sending and receiving end। जो हमारी ट्रेवलिंग वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारी ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और ये हो गया एम्पलीट्यूड नेगेटिव, तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है ट्रेवलिंग वेव का, अगर वो सेम है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी लाइन को हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन लेस लाइन, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी लाइन है वो हमारी कौन सी है, लॉसलेस लाइन। हमारी जो लॉसलेस लाइन होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें हमारा जो सीरीज ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस और शंट ब्रांच का जो कंडक्टेंस है जी, वो क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। Any transmission line is called lossless if resistance is equals to 0 and conductance is equals to 0. Resistance is the part of series branch and conductance is the part of shunt branch. हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारी कोई भी लाइन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका जो सीरीज ब्रांच का पैरामीटर रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। और शंट ब्रांच का जो पैरामीटर है कंडक्टेंस वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लॉसलेस लाइन के लिए हमारे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपको एग्जांपल में उसने ये दे रखा होगा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, 0। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस 0 है तो उसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी लाइन, लॉसलेस लाइन। तो ये हमारी 2 तरीके की लाइन होती है, ठीक है। अब जो तीसरी लाइन है हमारी वो कौन सी है, वो है हमारी फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। इन 2 लाइन में अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो कौन सी लाइन देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लैट लाइन या फिर इनफाइनाइट लाइन। फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन क्या होती है वो अब हम लोगों को देखना है, ठीक है।
चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्लैट लाइन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड है वो कौन सा है? फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। अब इसकी क्या डिफाइन है? एनी ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन, एनी ट्रांसमिशन लाइन आर कॉल्ड फ्लैट लाइन or infinite line if its voltage and frequency remains constant at each and every point, remains constant at each and every point। जो हमारी फ्लैट लाइन या इनफाइनाइट लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी? जिसमें हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर हम लोग कह सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी लाइन को हम लोग बोलेंगे फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। या फिर अनदर कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन क्या है? अनदर कंडीशन ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन। एक और कंडीशन हमारी क्या है फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन की? जो हमारा क्या है लोड इंपीडेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो हमारा इक्वल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के है, जो कि हमारा लोड इंपीडेंस अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम लोग बोलेंगे फ्लैट लाइन या फिर इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, इसका जो हमारा ग्राफ, इसको हम लोग फ्लैट लाइन क्यों बोलते हैं? उसके पीछे जो रीजन है, ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज, और इधर हमारी जो डायरेक्शन हो गई ये क्या हो गई? डिस्टेंस। तो जो हमारी फ्लैट लाइन का कर्व है वो हमेशा कैसा होता है? वो होता है हमारा स्ट्रेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट कर्व। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैट लाइन। जो हमारा कर्व बना वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में, वो कैसा बन रहा है? इसमें फ्लैट बन रहा है, एकदम डीसी के जैसा बन रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लैट कर्व। अब जब हमारा कर्व फ्लैट बन रहा है, उसी की वजह से हम इस लाइन को कैसा लाइन बोलते हैं? फ्लैट लाइन बोलते हैं। और इनफाइनाइट और फ्लैट लाइन हमारी एक ही बात है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। द ट्रांसमिशन लाइन आर कॉल्ड फ्लैट लाइन और इनफाइनाइट लाइन। इट्स वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी हमारी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इस पे आप देखेंगे तब भी, इस पे देखेंगे तब भी, इस पे आप देखेंगे तब भी, हर एक पॉइंट पे हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारा वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट लाइन या फिर फ्लैट लाइन। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई है? अगर हमारा लोड इंपीडेंस इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के, तब भी हम उस कंडीशन को क्या, उस लाइन को क्या बोलेंगे? फ्लैट लाइन या फिर इनफाइनाइट लाइन हम उसको बोलेंगे। और जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है ZC, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 400 ओम। लेकिन किसके लिए होती है? फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है जेई लेवल के, कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस is also known as, या फिर इसको बोलेंगे also called as surge
इम्पीडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पावर सिस्टम में, सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सर्ज इम्पीडेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सर्ज इम्पीडेंस हमारा होता क्या है? सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए और अंडरग्राउंड केबल के लिए क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्ज इम्पीडेंस, सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? इट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव को जो हमारा इम्पीडेंस ऑफर किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या फिर सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, और जो हमारा सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है वो हम लोग ड्राइव करेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूले का जो लास्ट में कंक्लूजन आएगा वो याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, वो सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ZC से, क्योंकि इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के नाम से। इट इज द इम्पीडेंस offered by the transmission line to traveling waves। ठीक है, और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √Z/Y। अब होता क्या है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, इट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रेवलिंग वेव्स। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, उसी के साथ साथ पैरेलल में हमारी टेलीकम्युनिकेशन या की कौन सी लाइन, टेलीफोन वाली लाइन भी हमारी बिछी हुई है, टावर भी हमारे लगे हुए हैं। तो होता क्या है, ये दोनों लाइन आपस में कभी कभी क्या कर जाती हैं? इंटरेक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें क्या आ जाती है? दिक्कत आ जाती है। ट्रेवलिंग जो वेव हमारा नाम है, ये हमको कहां से मिला है? टेलीकम्युनिकेशन से ये हमको मिला है। इसकी वजह से क्या होता है? रेडियो इंटरफेरेंस होने लग जाता है। तो इस पूरे रेडियो इंटरफेरेंस को हम लोग कैसे हटाते हैं? हम लाइन को ट्रांसपोज करते हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रेवलिंग वेव्स को जो इंपीडेंस ऑफर करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। अब जो हमारा Z है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R+J⍵L। और वहीं जो हमारा एडमिटेंस Y है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? G+J⍵C। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या आया? R+J⍵L बाई G+J⍵C। ठीक है, हमने Z और Y की वैल्यू क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हमारी कोई भी लाइन लॉसलेस है तो उसमें क्या होगा? R की मतलब रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से जो हमारी ZC की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा? J⍵L बाई J⍵C। ठीक है, अब यहां से हमारे पास J ओमेगा और J ओमेगा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारे पास वैल्यू आई सर्ज इंपीडेंस की या लोड इंपीडेंस की, वो क्या आई? √L/C। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। ये प्रोसेस जो है ये आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा सर्ज इंपीडेंस के फॉर्मूले बताइए, 4 फॉर्मूला वहां लिख देगा। हो सकता है आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला भी देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो आपको बताना पड़ेगा √L/C। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं तो आपको ये फॉर्मूला चूज करना है। अगर आपको सिर्फ ये दिया है, ये फॉर्मूला नहीं दिया है, तो हमारा ये आंसर भी क्या होगा? ठीक होगा। लेकिन अगर ये आंसर दे रखा है तो हमारा हमेशा क्या होगा? सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी? सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी? √L/C। ठीक है,
और जो हमारा सर्ज इंपीडेंस है वो ओवरहेड लाइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया उसकी वैल्यू क्या होती है, 400 ओम होती है। और वहीं पे हमारी जो अंडरग्राउंड केबल हम लोग बिछाते हैं जमीन के नीचे, उसके सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी 40 ओम। वो भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, आपको यहां से सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए और अंडरग्राउंड केबल्स के लिए क्या होती है, ठीक है। सर्ज इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो है 400 ओम और सर्ज इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, 40 ओम। अब ये किसके लिए है, ये जो वैल्यू है हमारी ये है फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और ये किसके लिए है, अंडरग्राउंड केबल के लिए ये वैल्यू हमारे पास है। ये दोनों भी आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि हमारी जो सर्ज इंपीडेंस है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारी 400 ओम होती है। या फिर आपसे पूछेगा अंडरग्राउंड केबल के लिए हमारी सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारी 40 ओम होगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट पे। हमारा जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसका क्या काम होता है और वो क्या होता है, ये अब हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गामा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है गामा का वो क्या होता है, y इंटू स्मॉल z रूट में। y का वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या होता है, g प्लस जे ओमेगा सी इंटू z का वैल्यू मैंने आपको बताया क्या, r प्लस जे ओमेगा एल। यहां से हमारा ये हो गया। फिर से हम लोग अब क्या देखेंगे, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन r इज इक्वल्स टू 0 और g इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो हमारे पास गामा की वैल्यू आई वो क्या आई, जे ओमेगा सी एंड जे ओमेगा एल। अब हमने यहां से जे ओमेगा क्या ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, रूट एल सी। तो गामा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, रूट एल सी आई है हमारे पास। और बीटा को अगर हम देखेंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा रूट एल सी, स्मॉल में है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट से हमने y और z की वैल्यूज में क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद हमने लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडीशन अभी लिखी थी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहां से हमने क्या किया, जे ओमेगा कॉमन ले लिया, रूट एल सी हमारा आ गया। अब जो हमारी गामा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, अल्फा प्लस जे बीटा। तो इस इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को एक दूसरे से हमने कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आई, और बीटा की जो वैल्यू हमारी आई वो क्या आई हमारे पास, ओमेगा एल सी। तो ये था हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, if any transmission line is lossless then it does not provide any attenuation to traveling wave, means attenuation 0। हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 अगर है, तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रेवलिंग वेव से कोई भी एटेन्यूएशन नहीं करेगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे अपना आराम से वोल्टेज फ्लो होता रहेगा, और जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन लाइन है या फिर ट्रेवलिंग वेव्स है वो अपना काम करेंगी, दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगी। कब, जब हमारी लाइन लॉसलेस होगी तब, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा वेवलेंथ का फॉर्मूला, अब हमको देखना है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे क्या, वेवलेंथ का फॉर्मूला। वेवलेंथ का फॉर्मूला हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी हो, तो वो मैं आप लोगों को ड्राइव नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा।
1/√LC हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1/√LC। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? वेवलेंथ का फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कभी आपसे पूछता भी है तो यही पूछेगा वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो आपको पता ही होगा लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/√LC होता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम लोगों को एक नई लाइन पढ़नी है, जो कौन सी है? ट्यून्ड लाइंस। ट्यून्ड लाइंस क्या होती है? जो हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज और करंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए किसके? रिसीविंग एंड के वोल्टेज और करंट के। सिर्फ इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे ट्यून्ड लाइन। आपसे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है इन फ्यूचर में पूछे। ट्यून्ड लाइन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, तो आपको यही एक ऑप्शन में दे रखा होगा कि हमारा जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज और करंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? रिसीविंग एंड के वोल्टेज और करंट के। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यून्ड लाइन। मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवा देता हूं। दोज ट्रांसमिशन लाइन आर कॉल्ड ट्यून्ड लाइंस इन विच द वोल्टेज एंड करंट at sending end is numerically equals to the voltage and current at receiving end is called as ट्यून्ड लाइंस। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यून्ड लाइन बोलेंगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, मोड ऑफ सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल्स टू इक्वल होगा मोड ऑफ रिसीविंग एंड करंट के। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यून्ड लाइन। तो आपको हो सकता है पेपर में ये कंडीशन लिख दे और पूछ ले ये कौन सी लाइन है, तो आप बता दीजिएगा ट्यून्ड लाइन है। या फिर आपको दे सकता है कि अगर हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज और करंट न्यूमेरिकली इक्वल है किसके? रिसीविंग एंड के वोल्टेज और करंट के, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप बता दीजिएगा। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यून्ड लाइन हम लोग बोलेंगे। अब जो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा है? जो कि है हमारा सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी जेईई में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्ज इंपीडेंस और सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो है वो एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? वो हमेशा एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? SIL से, इसकी शॉर्ट फॉर्म से इसको हम डिनोट करते हैं। पहले हम इसकी डिफाइन लिखते हैं। when we connect the load equal to the surge impedance of transmission line, such type of loading is called surge impedance loading। अगर हमारा हम लोड जो कनेक्ट करते हैं एक लाइन का, अगर उस लोड को हम कनेक्ट करते हैं इक्वली किसके? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के, सर्ज इंपीडेंस के, तो उसी लोडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? उसी लोडिंग को हम लोग बोलेंगे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। मैं सर्किट डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमने लगाया है कौन सा? सर्ज इंपीडेंस, ठीक है। अब उसी के बराबर का हमने यहाँ क्या लगा दिया? ZL। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारा लोड इंपीडेंस और ये है हमारा सर्ज इंपीडेंस। यहां जो हमारा करंट है रिसीविंग एंड का IR है, ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है और यहाँ हमारा सेंडिंग एंड करंट है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया?
सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है, ये जो हम लोगों ने लोड कनेक्ट किया है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग में क्या होता है, जो हम लोग लोड इम्पीडेंस लगाते हैं, अगर उसको हम लोग लगा देते हैं किसके इक्वल, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस के, यानी कि अगर ZL इज इक्वल टू ZC है, लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस अगर है, तो इसी लोडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इसी लोडिंग को हम लोग बोलेंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए, VR² बाई ZC। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। और यहां से आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, कि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सर्ज इम्पीडेंस के। कई बार आपसे पूछेगा कि अगर हम सर्ज इम्पीडेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी। या फिर आपसे क्या पूछेगा, अगर हम अपनी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बढ़ाते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बढ़ने का मतलब क्या है, कि अगर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है या फिर सर्ज इम्पीडेंस है, इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं लोड इम्पीडेंस से, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हमेशा कम हो जाएगी। तो चाहे तो आप यहां से समझ लीजिए, चाहे यहां से, बात दोनों एक ही है। अगर सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू घटेगी, और अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ये हमारा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे कब, वो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स में मुझे आप लोगों को बताना है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया है, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस ही है, तो ये 400 ओम और 40 ओम यहाँ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में 400 ओम है, वहीं हमारा अंडरग्राउंड केबल्स में ये कितना है, 40 ओम है। तो ये तीन हमारा जो इतना इनके बीच का डिफरेंस है वो किस वजह से है, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और हमारा मान के चलिए जैसे यहाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ठीक है, अब उसी के साथ साथ हमारी क्या जा रही है, एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन जा रही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, लॉसलेस है, तो इस लाइन पे कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। जो जैसे हम लोग कॉल करते हैं और कॉल डायरेक्ट उसी पे मिल जाती है जिसपे हमको मिलाना है, या फिर हमको साउंड एकदम क्लियर सुनाई देता है, उसका मतलब है कि वहां पे कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। रेडियो इंटरफेरेंस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या फिर ये दोनों आपस में मर्ज हो जा रही हैं। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये से ये हमारी 3 ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए ये R है, ये Y है, ये B है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग इनको चेंज करके क्या कर देंगे, यहाँ Y, यहाँ B, यहाँ R, हम लोग ऐसे करके इसको कर देंगे। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग क्या कर देंगे, B, Y, R, हम लोग ऐसे कर देंगे इसको। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग बदल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज्ड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन करके हम लोग क्या करते हैं, अपने जो ट्रांसमिशन लाइन है और हमारी ट्रेवलिंग वेव्स है, उनके बीच में कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होने देते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ अगर समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्वेश्चन लगाते रहिए। जितनी भी आप लोगों की वैकेंसी आ रही है वो सारी वीडियो मैं शॉर्ट्स में बना के आपको डाल रहा हूं, जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं। फॉर्म भरते रहिए, पेपर देते रहिए, जहां भी सिलेक्शन हो जाए वहां सिलेक्शन ले लीजिए। आपको यहाँ सिलेबस में पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।